नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। पिछली कक्षा के अंदर हम लोगों ने बात की थी कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या, उसके कोणांक और सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज की इस कक्षा में उसी चीज को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। सम्मिश्र संख्या के कोणांक के लिए, सम्मिश्र संख्या के ध्रुवीय रूप के लिए कुछ अच्छे प्रश्नों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और उसके साथ में किसी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल और इकाई के घनमूलों के बारे में हम आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सर, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कुछ कोणांक के ऊपर और ध्रुवीय रूप के ऊपर आधारित प्रश्नों की। जैसे एक बहुत प्यारा सा प्रश्न है, उसके बारे में बात करता हूं। मान लिया हमारा प्रश्न इस प्रकार से आ गया कि यदि z माइनस 1 या यदि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 बट्टा z प्लस 1 बराबर पाई बट्टा 4 हो, तो प्रश्न हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y किसके बराबर है। ठीक है, वापस से ध्यान देना, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार की बात कर रहा है, z एक सम्मिश्र संख्या है, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन सच अ वे दैट the argument of z minus 1 upon z plus 1 is equal to pi by 4, then find the value of x square plus y square minus 2y। तो चलिए सर देखते हैं इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करते हैं। और मैं वापस आपको रिकॉल करवा दूं कि ये वही चीज है जो हम इसके पहले भी हम 2 बार पढ़ चुके हैं। देखिए, मैंने आपको कहा था कि ये जो फिगर है z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, जिसमें अगर z का मान x प्लस आयोटा y दिया है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो z को x प्लस आयोटा y मान करके ही आपको हल करना है। और मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको हम लोग कम से कम 4 बार पढ़ने वाले हैं, तो 2 बार हम लोगों ने पढ़ लिया था, जहां पर एक स्थिति के अंदर z x प्लस आयोटा y के बराबर हमको दे रखा था, है ना, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, और हमें पूछा गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या था। और इसी प्रश्न को जब हमने मापांक के रूप में पढ़ा था, हमने कहा था कि यह z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 पूर्णतया काल्पनिक होने की स्थिति में मॉड z किसके बराबर है। ये 2 प्रश्न हम लोगों ने इसके ऊपर किए थे, और इसी के ऊपर हम लोग तीसरी बात करने वाले हैं। तो फिर से वापस से वही पूरा प्रोसेस जो है हम लोगों को रिपीट करना है। z के स्थान पर हमें x प्लस आयोटा y लेना है, हर के संयुग्मी से गुणा भाग करना है। और अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अंश में 9 पद आएंगे, हर में 9 पद आएंगे, 4 पद अंश में, 4 पद हर में कट जाएंगे। अंश में जो 5 पद बचेंगे उनमें से 2 पद आपस में जुड़ेंगे, और हर के 5 पदों में से 2 पद आपस में जुड़ेंगे, और रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम सेपरेट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम कोणांक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सर देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। तो सबसे पहली जो शुरुआत होगी हमारी, वह शुरुआत होगी z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 को लेकर के। z को हमारे द्वारा माना जाएगा x प्लस आयोटा y माइनस 1 अपॉन x माइनस आयोटा y प्लस 1। इस प्रकार से z को हमारे द्वारा क्या मान रहे हैं हम लोग, z x प्लस आयोटा y, ऐसा अगर दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया है तो z को हमें x प्लस आयोटा y मानना होगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हर के संयुग्मी से हम लोग गुणा भाग करने की बात करते हैं, और जब यहाँ पर गुणा भाग कर रहे हैं तो देखिए पोजीशन x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस 1, हर का संयुग्मी यानी आयोटा के पद का चिन्ह बदलते हुए x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 अपॉन में x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 से गुणा भाग कर दिया। चलिए सर, अंश के अंदर गुणा करते हुए x का x से गुणा एक्स स्क्वायर के रूप में, x का आयोटा y से गुणा करते हुए आयोटा एक्स वाई प्लस एक्स, प्लस में अगेन आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस 1। ठीक है, और हर के अंदर जब हम बात करने वाले हैं तो गुणा करते हुए एक्स एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर प्लस में आयोटा एक्स वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा एक्स वाई माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में आयोटा वाई प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई और प्लस 1। चलिए देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की बात कर रहा हूँ। अंश में 2 पद कटने वाले हैं। देखिए सर, कुछ गड़बड़ हो रही है, ऐसा लग रहा मुझे कि x का जब गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स वाई प्लस एक्स
प्लस आयोटा एक्स वाई, ठीक है सर, है ना, दो पद कटने वाले हैं सर। ये देखिए सर, यहाँ आयोटा वाई पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स कट जाएगा, एक्स नेगेटिव एक्स पॉजिटिव हमारा कट गया। हर के अंदर आयोटा एक्स वाई पॉजिटिव, आयोटा एक्स वाई नेगेटिव, आयोटा वाई नेगेटिव, आयोटा वाई पॉजिटिव आपका कट गया। आयोटा स्क्वायर का मान -1 हमारे द्वारा रखा जाएगा, जैसे ये आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, और इसी क्रम में यह आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, -1 हो गया। और अंश के अंदर दो पद ये आपके जुड़ने वाले हैं सर, आयोटा एक्स वाई और ये वाला पद आयोटा एक्स वाई जुड़ेगा अंश के अंदर, और हर के अंदर जुड़ेगा एक्स, और एक्स आपका जुड़ने वाला है। चलिए सर मैं अगली स्क्रीन के ऊपर आता हूँ इसको लेकर के, ठीक है। तो देखिए अंश में क्या बचा, एक तो एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ आयोटा स्क्वायर, एक मिनट सर, यहाँ पर ये x प्लस आयोटा वाई -1, एक मिनट, यहाँ हम लोगों ने गड़बड़ कर दी है, देखिए सर, यानी शुरुआत से ही हमारी यहाँ पर गलती हो गई है। मैं इसको वापस से दोबारा से मिटा रहा हूँ, गौर कीजिए क्या गलती हुई उसको ध्यान देना सर। जब हमने कहा x को, z को x प्लस आयोटा वाई लिखना है, तो z के स्थान पर हमारे यहाँ द्वारा x माइनस आयोटा वाई, देखिए हर में लिख दिया गया, ये प्लस का है, ठीक है। अब इसको हर के संयुग्मी से गुणा भाग करना, वापस से ध्यान दो, x प्लस आयोटा वाई -1 अपॉन x प्लस आयोटा वाई +1 गुणा करने पर, चिन्ह बदलने पर x माइनस आयोटा वाई +1 अपॉन में x माइनस आयोटा वाई +1, ठीक है। अब चलिए इसको गुणा करते हैं, तो गुणा करने पर x का गुणा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स वाई प्लस एक्स प्लस में आयोटा एक्स वाई माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में आयोटा वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस आयोटा वाई -1, ठीक है जी, अपॉन हर के अंदर गुणा करते हुए एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स वाई प्लस एक्स प्लस आयोटा एक्स वाई माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई +1, ठीक है ना। भाई पिछली बार जब हम लोग कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा भी कि शायद कुछ गलत हो गया, क्योंकि जाना पहचाना सा रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर हमारी गलती हुई। देखिए अंश में दो पद आयोटा एक्स वाई पॉजिटिव नेगेटिव ये कटने वाला है हमारा, और इसी क्रम के अंदर हमारे पास में जो कटेंगे प्लस का एक्स और माइनस का एक्स, ये चार पद अंश में कटे, आयोटा एक्स वाई पॉजिटिव नेगेटिव ये कटने वाले हैं, आयोटा वाई पॉजिटिव नेगेटिव कटने वाला है, हर के अंदर एक्स के साथ में यह एक्स जुड़ने वाला है, 2x होगा हर में, और आयोटा स्क्वायर का मान -1 रखा जाएगा, यहाँ पर -1। तो चलिए सर देखिए पोजीशन हमारी क्या बनती है, हमारी पोजीशन बन रही है एक एक्स स्क्वायर बना, मैं इसको एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो पोजीशन बन रही है हमारी, एक एक्स स्क्वायर बना, ठीक है, उसके साथ में ये आयोटा स्क्वायर -1 होकर के ये प्लस का वाई स्क्वायर हो गया, -1 प्लस 2 आयोटा वाई अपॉन में, यहाँ से जब इसको हल कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर हो गया, उसके साथ में x 2x हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 होते हुए ये प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का 1 हो गया, यानी कुल मिलाकर के z -1 अपॉन z +1 का मान ये आ गया है। और यहाँ तक हम लोगों ने दो प्रश्न इसके पहले भी कर लिए थे, तो यहाँ तक बहुत आसानी से आप लोग पहुँच जाएंगे। मैं इसी चीज़ को जो है अगले स्क्रीन के ऊपर लेने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास में जो निकल करके आया है z -1 अपॉन z +1 का मान, ध्यान दीजिए एक एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है ना, और प्लस -1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x + 1, ठीक है, और प्लस में आयोटा 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x + 1। चलिए सर वापस से ध्यान दीजिए, ये वापस पिछले स्क्रीन से बात कर रहा हूँ मैं, हम लोगों ने इसको रियल और इमेजनरी पार्ट के रूप में अलग अलग कर दिया। तो रियल पार्ट के रूप में हमने ये लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1, ध्यान दीजिए ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1, और इमेजनरी पार्ट के रूप में हम लोग लिख रहे हैं आयोटा के साथ में 2y, गौर कीजिए आयोटा और 2y, और डिवीजन के अंदर जो चीज़ है वो पूरी पूरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x + 1, और ये रहा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x + 1, यानी हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म रियल और इमेजनरी पार्ट के रूप में अलग अलग कर दिया, a प्लस आयोटा b के रूप में लिख दिया। अब ध्यान दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल ये कहता है हमारा, क्या कहता है सर, कोणांक यानी आर्गुमेंट, कोणांक z -1 बटा z +1
π/4 के बराबर है। ठीक है, अब मुझे तो कोणांक का फॉर्मूला क्या होता है सर? कोणांक यानी टेन थीटा के फॉर्मूले की बात होती है ना। तो चलिए कोणांक की बात करते हैं और हमारा फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू b/a। आप चाहें तो इसको मॉड b/a कर लें या b/a कर लें। भाई कोणांक आपको ये दे रखा है, ठीक है, और कोणांक को निकालने के लिए टेन थीटा b/a की बात करता है। चलिए वैल्यूज को रखने की बात करता हूं मैं। टेन थीटा के स्थान पर π/4 जो कोणांक आपके पास में b/a, b का अभिप्राय हो गया इसका इमेजनरी पार्ट, ये इस प्रकार से 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन a रियल पार्ट के रूप में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है जी, रियल और इमेजनरी पार्ट ए और बी के मान उनके स्थानों पर रख दिए हमारे द्वारा, ये आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए टेन π/4 टेन 45 का मान क्या होता है? 1 बराबर 2y बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। चलिए वज्र गुणा कर देते हैं और पक्षांतरण के साथ में अपना उत्तर आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना? 2y। 2y का पक्षांतरण लेफ्ट में लेना है और माइनस के 1 को हमको राइट के अंदर शिफ्ट करना है। तो हमारी पोजीशन क्या बनी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ये हमारे प्रश्न का क्या रहा? फाइनली आंसर रहा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग के अंदर चीज आगे होगी तो किस प्रकार से हमें अपने प्रश्न को हल करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और अच्छे से प्रश्नों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न को इस प्रकार से है, z व ओमेगा, z और ओमेगा दो सम्मिश्र संख्याएं इस प्रकार है कि, दो सम्मिश्र संख्याएं इस प्रकार है कि मॉड z इज इक्वल टू मॉड ओमेगा तथा आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा, आर्गुमेंट कोणांक बराबर पाई हो। तो हमारा प्रश्न है z बराबर है, z बराबर है, z किसके बराबर है? और चार ऑप्शन आपके इस प्रकार से होंगे प्रश्न में। ऑप्शन नंबर ए ओमेगा, ऑप्शन नंबर बी ओमेगा बार, ऑप्शन नंबर सी माइनस ओमेगा, ऑप्शन नंबर डी माइनस ओमेगा बार। यानी इस प्रकार से हमारे चार ऑप्शन होंगे। और ये ध्यान देना, हो सकता है इन चार ऑप्शन में से हो या हो सकता है इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार से अपने प्रश्न का परिणाम हो, अपना आंसर हो। ठीक है जी, तो चलिए सर देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। z एंड ओमेगा आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो सम्मिश्र संख्याओं की बात कर रहा है। z एंड ओमेगा आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन सच अ वे दैट मॉड z इज इक्वल टू मॉड ऑफ ओमेगा, यानी दोनों के मापांक बराबर होने की बात कर रहा है। एंड आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू पाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z। देखिए z का मान चूंकि मुझे चार ऑप्शन में ओमेगा लिखा है, ओमेगा के पदों में मुझे चाहिए, तो ओमेगा क्या है सबसे पहले मैं उसको मान लेता हूं, है ना। ओमेगा को आप मानेंगे क्योंकि चार ऑप्शन जो हमारे मैच करने वाले हैं वो ओमेगा के पद से मैच करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए ध्यान दीजिए, हमारे द्वारा माना जाएगा, माना ओमेगा, और ओमेगा को मान लेते हैं r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के रूप में ओमेगा मान लिया जाए। चलिए सर इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए ओमेगा का जो मापांक है वो तो है r, और ओमेगा का जो कोणांक है आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा वह किसके बराबर है? वह थीटा के बराबर है, क्योंकि अगर ये ध्रुवीय रूप है तो मापांक कोणांक रूप है, और ये r जो है उसका मापांक रहा, और cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में ये जो एंगल है थीटा, यह उसका कोणांक रहा, क्योंकि ये ध्रुवीय रूप के अंदर हम लोगों ने z को मान लिया है। ठीक है जी, सॉरी ओमेगा को मान लिया है। क्लियर है? अब मुझे बताइए, अगर ओमेगा का मापांक, ओमेगा कोणांक हमारे पास में है, तो मैं z का मापांक और z के कोणांक के बारे में बात करूंगा। जो दिया है वहां से मैं स्टार्ट करने की बात कर रहा हूं। देखिए सर हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है z का मापांक ओमेगा का मापांक है,
और हमें दे रखा है कोणांक z प्लस कोणांक ओमेगा, ये पाई के बराबर हमें दे रखा है। तो इस प्रकार से हमें दे रखा है, क्लियर है ना। तो अब इनके माध्यम से हम z का मापांक और z का कोणांक ज्ञात करने वाले हैं। तो देखिए सर, तो यहां से क्या हो गया, z का मापांक चूंकि ओमेगा का मापांक है तो ये r के बराबर हो गया, क्योंकि यह ओमेगा का मापांक किसके बराबर है सर, ओमेगा का मापांक r है। और इस कारण से हमने इस r को यहां पर ओमेगा के मापांक के रूप में लिख दिया। चलिए सर, अब यहां से जब बढ़ूंगा मैं, आर्गुमेंट ऑफ z यानी कोणांक z की बात कर रहे हैं, और कोणांक ओमेगा क्योंकि थीटा के बराबर है, बराबर पाई, तो इसलिए आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा सर, पाई माइनस थीटा के बराबर हुआ। तो जो सम्मिश्र संख्या z है उसका मापांक निकल गया, सम्मिश्र संख्या z का कोणांक हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। यहां तक मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा, देखिए क्या हुआ प्रश्न में। z को मुझे ज्ञात करना है, ओमेगा के पदों में उसका मान क्या है, ऐसा हमें पूछा गया। तो ओमेगा क्या है, मैंने ओमेगा को मान लिया ध्रुवीय रूप, मापांक कोणांक रूप के रूप में। तो ओमेगा का मापांक r, ओमेगा का कोणांक थीटा, ऐसा निकल गया। जो हमें दे रखा है उसके आधार पर z का मापांक और z का कोणांक निकल गया। तो z का मापांक r के बराबर और z का कोणांक पाई माइनस थीटा के बराबर हो गया। तो इसलिए z क्या है उसको ध्यान देना। तो z बराबर, चूंकि मापांक कोणांक रूप है, मैं यहां पर फिर से बात करूंगा, देखो इसका मतलब ये हुआ कि r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये रूप आपका z के लिए मापांक कोणांक रूप के अंदर है। अब इसके अंदर मापांक और कोणांक के सही मान प्रतिस्थापित कर दें, तो r का मतलब यहां पर किससे हुआ सर, z का मापांक r तो r ही है सर, और आगे बढ़ते हुए cos थीटा, कोणांक क्या है z का, तो पता लगा z का जो कोणांक है वह पाई माइनस थीटा के बराबर है। तो cos ऑफ पाई माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, आयोटा साइन पाई माइनस थीटा, और थोड़ा सा त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं हम लोग, r पाई माइनस का मतलब 180 माइनस दूसरा चरण, और दूसरे चरण में cos कैसा हो जाता है सर, दूसरे चरण में cos नेगेटिव हो जाता है, और साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव, और पाई है 180 है, उसके कारण फंक्शन नहीं बदलते हैं। तो दूसरे में cos हो गया आपका नेगेटिव माइनस cos थीटा, और यहाँ पर प्लस का आयोटा साइन थीटा। क्या करने वाले हैं सर हम लोग, यहाँ से माइनस कॉमन निकालने वाले हैं। तो माइनस कॉमन निकालने के साथ में r, और ये बचेगा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है जी, माइनस कॉमन निकल गया, cos माइनस आयोटा साइन थीटा हो गया। और देखिए सर, ये पोजीशन क्या रही, माइनस रहा, माइनस बाहर है। और ये जो चीज हुई r cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, चूंकि देखिए हम लोगों ने क्या माना था, हमने ओमेगा को माना था r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माना था। और अगर मैं इसका संयुग्मी लेना चाहूंगा तो संयुग्मी में आयोटा के पद का चिन्ह बदलेगा, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होगा। तो इसका मतलब ये जो चीज हुई वो किसके बराबर हो गई सर, इसको ध्यान देना। तो यह हो गई माइनस ओमेगा बार के बराबर हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया। क्लियर है सर, क्योंकि अगर यहाँ प्लस का निशान होता तो ये बेसिकली ओमेगा की स्थिति होती, और आयोटा का पद नेगेटिव हो गया, इसका मतलब ये ओमेगा बार उसका संयुग्म हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, और एक प्रश्न मैं फिर से देता हूँ, फिर दोबारा से हम समझने का प्रयास करते हैं। सेम सिचुएशन के आधार पर हम एक प्रश्न को हल करने वाले हैं। और अगर आपको समझ में आ गया तो एक काम करें, आप अपने स्तर के ऊपर उसको हल करने का प्रयास करें, और नहीं तो दोबारा उसको समझने का प्रयास करें कि भाई हमने इस प्रश्न के लिए क्या किया है। वापस ध्यान दीजिए, हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, दो सम्मिश्र संख्याएं z व ओमेगा इस प्रकार है कि, z और ओमेगा इस प्रकार है कि z का मापांक ओमेगा के मापांक के बराबर है, तथा अब मैं कोणांक की बात करता हूं, तथा कोणांक z प्लस कोणांक ओमेगा बराबर पाई बाई 2। देखिए पिछले प्रश्न में हमने क्या कहा कि पाई था, और इस बार हमने कोणांक z प्लस कोणांक ओमेगा यह किसके बराबर कर लिया, यह पाई बाई 2 के बराबर कर दिया हो। तो z
बराबर है, z किसके बराबर है, ऐसा प्रश्न हमारा। और चार ऑप्शन के अंदर फिर से मैं वो इसी बात की बात कर लेता हूँ। जैसे मान लिया हमारा चार ऑप्शन में एक ऑप्शन ओमेगा बार, ऑप्शन नंबर बी आयोटा ओमेगा, ऑप्शन नंबर सी माइनस आयोटा ओमेगा, ऑप्शन नंबर डी माइनस आयोटा ओमेगा बार, और एक ऑप्शन अपने मन के अंदर आप रखें ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से आपके चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए सर देखते हैं क्या करना चाहते हैं। अब देखो पिछले प्रश्न के आधार पर सेम टू सेम क्वेश्चन है, केवल एक ही स्थान पर हमने परिवर्तन किया है। पिछले प्रश्न में यहाँ पर पाई था और इस प्रश्न में यहाँ पर क्या हो गया, पाई बाई 2। और इस प्रश्न को देखने के साथ में हमारे दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि प्रश्न में बदलाव क्या होगा। बदलाव z का मापांक और ओमेगा का मापांक बराबर होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव केवल यहां पर आएगा, है ना। जैसे पिछले प्रश्न में हमने लिखा था आर्गुमेंट z प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा बराबर, पिछले प्रश्न में पाई लिखा था, इस प्रश्न में मैंने इसको ऐसा लिख दिया आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू, इस बार मैंने पाई बाई 2 किया। हो सकता है कोई प्रश्न और बना दिया जाए, आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए। हो सकता है हमारी सिचुएशन ऐसी हो, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू पाई की बात हो जाए, तो हमारे यहाँ पर प्लस के स्थान पर माइनस हो सकता है, पाई, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, यानी इस प्रकार की सिचुएशन हमारी क्रिएट हो सकती है। और उस सिचुएशन के कारण केवल एक ही स्थान पर बदलाव होने वाला है। अंतिम रूप से जब z का हम ध्रुवीय रूप पढ़ेंगे तो कॉस के साथ में या तो क्या होगा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, इस प्रकार की जो सिचुएशन आएगी तो उसको किस क्वाड्रेंट के अंदर, उसके आधार पर हमको अपना उत्तर देना है। और बेसिकली चूंकि हमारा परिणाम चूंकि ओमेगा के पदों में है, इसलिए हमें ओमेगा को मान करके स्टार्ट करना है। देखिए सर, हम लोग मानेंगे, माना ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर है। इसलिए ओमेगा का जो मापांक है वो तो आर है, और ओमेगा का जो कोणांक है आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा, है ना, वह आपका थीटा के बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कुछ चीजें दे रखी है प्रश्न के आधार पर, और वो चीज दे रखी है z का मापांक ओमेगा के मापांक के बराबर है एक, और आपको दे रखा है कोणांक z प्लस कोणांक ओमेगा बराबर पाई बाई 2। चलिए इनके माध्यम से हम z का मापांक और z का कोणांक निकालना चाहते हैं। तो इसलिए z का जो मापांक है वह चूंकि ओमेगा का मापांक है और ओमेगा का मापांक r है, तो z का मापांक r के बराबर हो गया। इसी क्रम के अंदर आर्गुमेंट ऑफ z यानी कोणांक की बात कर रहे हैं, और ओमेगा का कोणांक चूंकि थीटा है बराबर पाई बाई 2 हो गया, तो इसलिए आर्गुमेंट ऑफ z ये पोजीशन रहेगी पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब चलिए z के बारे में हमको बात करनी है, तो z जब ध्रुवीय रूप की बात करेंगे r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी ये बेसिक आपका रिजल्ट है। ध्रुवीय रूप की बात करेंगे, इसमें r और थीटा का मान रख देंगे, तो r का मान तो r है, कॉस थीटा के स्थान पर, यानी थीटा आपका कोणांक हो गया। किसका कोणांक हो गया, यह z का कोणांक है, और z का कोणांक पाई बाई 2 माइनस थीटा है। देखिए इस प्रश्न के अंदर, तो मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस थीटा हमारे द्वारा लिखा जाएगा। तो मैं जैसे बात कर रहा था कि भी सिचुएशन के अंदर इस स्थान के ऊपर प्रश्नों की सिचुएशन बदली जाएगी, और इस बदलने वाली सिचुएशन के आधार पर यहां पर जो चीज होगी ये बदल करके आएगी, बस इसको ध्यान देना है। और इसको त्रिकोणमिति के आधार पर मुझे सिंप्लीफाई करना है। पाई बाई 2 माइनस 90 माइनस यानी पहला चरण हो गया। पहले चरण में सारे धनात्मक है, लेकिन चूंकि 90 है, 90 के कारण त्रिकोणमिति फलन आपके बदला करते हैं, और जब त्रिकोणमिति फलन बदलेंगे तो ये पोजीशन हो जाएगी r साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। और हमने देखा है सर ध्रुवीय रूप के बारे में कि कॉस के साथ में आयोटा नहीं होता है, आयोटा साइन के साथ में होता है। तो हम क्या करें, आयोटा को जबरदस्ती बाहर कॉमन निकालने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अगली स्थिति के अंदर क्या कर रहे हैं, आयोटा कॉमन लेने पर
भाई निकल नहीं रहा है, लेकिन हमने जबरदस्ती इसको बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया सर आयोटा आर। जैसे ही आयोटा को कॉमन लिया तो यहां पर 1 अपॉन आयोटा की सिचुएशन बन गई, 1 अपॉन आयोटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, आयोटा आर आगे की तरफ बढ़ते हुए कॉस थीटा, ये रहा सर कॉस थीटा, और 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा के बराबर है, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं माइनस आयोटा साइन थीटा। भाई कॉस का पद पहले क्रम पर ले लिया, साइन का पद दूसरे क्रम पर, और साइन के पद में 1 अपॉन आयोटा से गुणा है, तो 1 अपॉन आयोटा का मतलब माइनस आयोटा है, वो मैंने लिख दिया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं सर, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए आयोटा तो बाहर है, और ये चीज क्या हुई, आर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अगर यहाँ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता तो ये खुद अपने आप में ओमेगा होता, लेकिन यह आयोटा नेगेटिव होने के कारण यह ओमेगा बार है, तो आयोटा ओमेगा बार, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया सर। तो कहीं है क्या सर अपना आयोटा ओमेगा बार, नहीं है ना, तो अपना ऑप्शन नंबर, ये अपना आंसर रहा, ऑप्शन नंबर ए के रूप में हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में ये चीज आ गई होगी भी किस प्रकार से हमें अपने प्रश्न को हल करना चाहिए। 2 प्रश्न आपके एग्जैक्टली एक जैसे हो गए, एक आध कोशिश और करें आप, है ना, जहां π/2 है वहां पर 3π/2 डाल करके देखें, जहां पर प्लस का निशान है वहां माइनस का निशान डाल करके देखें, और नए नए परिणाम आप अपने स्तर के ऊपर तैयार कर सकते हैं। चलिए सर और आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण परिणामों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है जी, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, जिसके अंदर हम ये बात करने वाले हैं, मॉड में Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2। अब थोड़ा सा दिमाग में आए कि भाई ऐसा हमने पहले भी परिणाम पढ़ा था, ये परिणाम हमारा कोणांक के फॉर्म में है, θ1 θ2 ये कोणांक की स्थिति है, समझ गए। और हम लोगों ने जो पढ़ा इसके पहले, ठीक है, और वह मापांक स्थिति में हमने ये चीज पढ़ी थी, मॉड Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी सर, याद आ रहा होगा आपको। और इस बार जो है यहां पर 2 मॉड Z1 मॉड Z2 cos θ1 माइनस θ2, ये परिणाम आपका मापांक के रूप से था, उसको हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था। और जब मापांक पढ़ा था हमने तो वहां पर ये परिणाम भी पढ़ा था, मॉड Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार के रूप में हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, और इन दोनों परिणामों को कंबाइंड करने पर, ठीक है ना, हमारा विशेष प्रकार से परिणाम हमें प्राप्त हुआ था, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। जब इसको जोड़ा था तो 2 रियल पार्ट Z1 Z2 बार आपका कट गया था, और इनको जोड़ने पर 2 बाहर कॉमन आते हुए मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, इसको डिटेल में। और हमें जो अभी पढ़ना है वो ये वाला परिणाम पढ़ना है। ठीक है, अब इसके अंदर दूसरा परिणाम की अगर बात करूंगा तो ये रहेगा सर Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस 2 मॉड Z1 मॉड Z2, और यहाँ पर कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2, इनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जब मैं इन दोनों को वापस से ऐड कर देता हूं, ठीक है ना, इनको हम जोड़ने की बात करने वाले हैं, ऐड करने की बात करें तो देखिए हमारी स्थिति क्या बनेगी, मॉड Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर प्लस मॉड Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए यहां से 2 मॉड Z1 मॉड Z2 cos θ1 माइनस θ2, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कट जाएगा, और ये दोनों जुड़ने के बाद हमारा परिणाम 2 मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर, ये परिणाम हमारा आ जाएगा। तो चाहे हम कोणांक के माध्यम से करें चाहे हम मापांक के माध्यम से करें, मैंने आपको उस समय
मापांक जब हम पढ़ रहे थे उस समय मैंने कहा था कि पहले दो परिणामों की तुलना में तीसरा और चौथा, ध्यान दीजिए वहां पर एक चौथा परिणाम भी था जहां ए और बी के पदों में पूछा गया था, और ए और बी यहां पर फिर दो के स्थान पर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा, तो मैंने कहा था पहला दूसरा परिणाम सामान्यतः नहीं पूछा जाता है, तीसरा और चौथा हमारे लिए महत्व रखता है। तो तीसरा परिणाम चाहे वो मापांक के माध्यम से करें चाहे कोणांक के माध्यम से करें, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर कहीं से भी आप करेंगे 2 टाइम्स ऑफ मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर के बराबर रहेगा। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर और डिस्कस करना चाहते हैं हम। पहले वाला परिणाम तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा, और इसके ऊपर जो है दो अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखें, तो हमारी जो बात हो रही है हम इसको प्रूव करने की बात कर रहे हैं। मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड z1 मॉड z2 कॉस थीटा1 माइनस थीटा2, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए सर, जब मैं इसको थीटा के पदों में है तो इसका मतलब मुझे z1 और z2 दो सम्मिश्र संख्याएं जो मापांक कोणांक रूप या दूसरे शब्दों में कहूं तो ध्रुवीय रूप पोलर फॉर्म के अंदर मुझे सम्मिश्र संख्याओं को मानना होगा। देखिए सर, इसके सॉल्यूशन के लिए मान लेंगे हम दो सम्मिश्र संख्याओं के अंदर एक z1 को मान रहे हैं, तो r1 cos थीटा1 प्लस आयोटा साइन थीटा1, ठीक है ना, इस प्रकार से माना। और दूसरी सम्मिश्र संख्या z2 को माना, वह होगा r2 cos थीटा2 प्लस आयोटा साइन थीटा2। ये दो सम्मिश्र संख्याएं पोलर फॉर्म ध्रुवीय रूप के अंदर हमारे द्वारा मानी गई। अब देखिए मुझे चाहिए z1 प्लस z2, ठीक है ना। तो अगर मैं z1 प्लस z2 करता हूं तो क्या हम लोग इसको डायरेक्ट करने की पोजीशन में है क्या सर? z1 प्लस z2 करेंगे जब ये आपके पास में है तो मैं क्या करूंगा, रियल पार्ट को अलग करता हूं, आयोटा कॉमन लेकर के इमेजनरी पार्ट को अलग करता हूं। रियल पार्ट की बात होगी तो उसके अंदर ये वाले रियल पार्ट में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो रियल पार्ट में क्या आएगा सर, r1 cos थीटा1 प्लस r2 cos थीटा2 प्लस आयोटा कॉमन लेने के बाद में r1 sin थीटा1 प्लस r2 sin थीटा2, ठीक है जी। वापस से ध्यान देना, इसको जो है मैंने डायरेक्ट कर लिया सर कि ये जो चीज है r1 cos थीटा1 r2 cos थीटा2 आयोटा नहीं है, इनको अलग कर दिया हम लोगों ने जोड़ने के समय, और r1 के साथ में आयोटा साइन थीटा1 और r2 के साथ में आयोटा साइन थीटा2 रहेगा। तो आयोटा कॉमन लेकर के इमेजनरी पार्ट r1 साइन थीटा1 r2 साइन थीटा2 इस प्रकार से लिख दिया। ये हो गया सर z1 प्लस z2। इसलिए मुझे बताइए मॉड क्या होगा इसका, इसका मापांक अगर लेना है तो मापांक क्या होता है सर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ करता है ना, मापांक निकालना है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब है रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट स्क्वायर, मापांक की बात होती है। तो चलिए यहां से रियल पार्ट ए स्क्वायर के रूप में हम लोग क्या लिख रहे हैं, r1 cos थीटा1 प्लस r2 cos थीटा2 का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर के रूप में r1 साइन थीटा1 प्लस r2 साइन थीटा2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। अब चलिए दो काम हम लोग इकट्ठा करना चाहते हैं। देखिए दो काम कौन कौन से कर रहे हैं, मॉड में z1 प्लस z2 के होल स्क्वायर की हम बात करने वाले हैं। देखिए स्क्वायर करेंगे तो यहां से क्या होगा, ये वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा स्क्वायर करने पर, क्लियर है। नंबर दूसरा काम हम क्या करने वाले हैं, हम इसका प्रसार करने वाले हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। और जब a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले की बात करेंगे तो तीन पद आएंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, ठीक है। तो मैं वही काम करने वाला हूं। तो एक तो स्क्वायर करने से वर्गमूल हट गया और इसका प्रसार कर रहे हैं, तो a स्क्वायर का मतलब पहला पद r1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा1 प्लस r2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा2 प्लस में 2 r1 r2 कॉस थीटा1 कॉस थीटा2 2ab का रूप। इसी प्रकार से यहां पर भी प्रसार करने वाले हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर का मतलब पहले पद का स्क्वायर r1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा1 प्लस r2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा2
प्लस 2ab का मतलब हो गया 2r1r2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ठीक है, चलिए सर अब इनके तीन तीन के पैर बना करके हम लोग बात करेंगे, है ना। देखो तीन पैर बन रहे हैं, एक अंडरलाइन कर रहा हूं r1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 के साथ में, यहां से अंडरलाइन करते हुए r1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, ये एक पैर बनेगा और इसमें से मैं क्या करने वाला हूं, r1 स्क्वायर कॉमन लेता हूं, तो ये हो गया सर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। नंबर दूसरे पैर में जहां राइट का निशान लगा रहा हूं, जिसमें से हम r2 स्क्वायर कॉमन लेने वाले हैं, देखिए यहां पर भी राइट का निशान। ठीक है, ये दो पदों की बात कर रहे हैं और इन दो पदों में से r2 स्क्वायर कॉमन निकल गया, पीछे क्या रहा कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 रहा, और बचे हुए दो पद उनमें से 2r1 r2 कॉमन निकाल देता हूं, तो ये रहा सर 2r1 r2 कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2। ध्यान दीजिए हमने 2r1 r2 कॉमन किया तो यहां से cos थीटा 1 cos थीटा 2 बचा, और इस स्थान से प्लस में साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये वाला हमारा पद बच गया। कोई कंफ्यूजन है? चलिए अब थोड़ा सा त्रिकोणमिति का प्रयोग कर लेते हैं, तो हमारी पोजीशन रहेगी लेफ्ट हैंड साइड में मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर बराबर, ये पोजीशन हो गई सर r1 स्क्वायर के बारे में, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आइडेंटिटी है आपकी, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के बराबर होता है, r1 स्क्वायर हो गया, यहां से ये r2 स्क्वायर हो जाएगा, और 2r1 r2 के साथ में ये पोजीशन cos a cos b प्लस साइन a साइन b cos a माइनस b का फॉर्मूला हो गया, और ये cos a माइनस b का फॉर्मूला यानी cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 का परिणाम हो गया। चलिए सर इसको वापस से ध्यान देना, हम लोग क्या लिखने वाले हैं z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर। r1 क्या है पता लगा, r1 जो है वो मापांक है किसका z1 का, तो इसको हम लोग कहेंगे मॉड z1 स्क्वायर, r2 फिर मापांक है z2 का मॉड z2 स्क्वायर, 2r1 के स्थान पर मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 और cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये हैंस प्रूव्ड, यानी हम लोगों ने परिणाम जो पढ़ा था उसको पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया कि परिणाम क्या है। मैं फिर कह रहा हूं कि हमें जो है सीधा सीधा परिणाम याद रखने का प्रयास करना चाहिए, और जब आप अगर यहाँ बीच में माइनस कर देंगे तो उस स्थिति में यहाँ 2 मॉड z1 z2 के सामने जो प्लस का निशान है केवल ये माइनस के निशान में कन्वर्ट होगा। अगर आप चाहें तो अपने स्तर के ऊपर उसको हल करने का प्रयास करें, लेकिन हमारी परीक्षा के अंदर जो परिणाम पूछा जाएगा वो मोटे तौर पर चाहे आप मापांक के आधार पर करें चाहे कोणांक के आधार पर करें, हम लोगों को ये चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, लेकिन इन परिणामों के आधार पर ये याद भी हमें होना चाहिए सर, इसको मैं फिर कह रहा हूं, इन परिणामों के आधार पर कुछ नए परिणाम आपको पूछ लिए जाते हैं, मैं उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है जी, चलिए एक अच्छा सा प्रश्न की बात कर रहा हूं, यदि मॉड में z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मॉड z1 माइनस z2 हो, तो हमारा प्रश्न इस प्रकार से बनेगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 ये किसके बराबर है, यानी कोणांक z1 माइनस कोणांक z2 किसके बराबर होगा। ठीक है, और हमारा जो रिजल्ट होगा सर वो कुछ इस प्रकार से होता है, ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी पाई, ऑप्शन नंबर सी प्लस माइनस पाई बाई 2, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, यानी इस प्रकार से आपका परिणाम कुछ बन करके आता है। चलिए देखते हैं कैसे हमको करना होगा। अगर वो रिजल्ट हमें याद है, जो मैंने कहा इसको सीधा याद रखने का आपको अभ्यास करना है, प्रयास करना है, तो हम लोग कर लेंगे। अगर याद नहीं है तो हम लोग मुश्किल के अंदर फंस जाएंगे सर, पूरा लंबा प्रोसेस हम लोगों को करना होगा। तो चलिए सर देखते हैं, हमारी स्थिति यहाँ पर जो दिया है वहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। हमें दे रखा है मॉड में z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2। ठीक है, मैं यहाँ से वर्ग कर लेता हूँ, ठीक है ना, वर्ग करने पर दोनों पक्षों के अंदर स्क्वायर लगा देता हूँ, तो वर्ग करने की स्थिति मॉड z1 प्लस z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारी पोजीशन हो गई।
अब चलिए इनके परिणाम जो हैं वो सीधे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और वो परिणाम क्या है उसको ध्यान देना। इसका परिणाम होगा मॉड में z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर, अभी भी पढ़ा, प्लस 2 मॉड z1 मॉड z2 कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है। और राइट हैंड साइड में क्या होगा इसी को लिखना वाला हूं मैं, मॉड ऑफ z1 स्क्वायर रहेगा प्लस मॉड z2 स्क्वायर रहेगा माइनस 2 मॉड z1 मॉड z2 और आगे क्या रहेगा कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2। केवल एक स्थान पर परिवर्तन है और वो परिवर्तन है इस जगह पर, यहाँ प्लस का निशान होगा अगर ये प्लस है तो, और इसी स्थान के ऊपर यहाँ माइनस होगा अगर ये माइनस है तो, ठीक है जी। इसको आपको ध्यान रखना, यहाँ माइनस होने के कारण ये क्या हुआ सर, यहाँ माइनस हो गया, बस इतना सा अंतर है। दोनों पक्षों के अंदर मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर लेफ्ट में, राइट के अंदर ये आपका कट कट आ गया, ठीक है। तो पोजीशन हमारी क्या बनती है उसको देखें। हमारी पोजीशन बनी 2 मॉड z1 मॉड z2 कॉस θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 मॉड z1 मॉड z2 कॉस θ1 माइनस θ2। देखिए लेफ्ट राइट में कुछ चीजें कटती है, जैसे दोनों पक्षों में काट दिया, मॉड z1 मॉड z2 काट दिया, तो बचा क्या सर, कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस θ1 माइनस θ2। इसका पक्षांतर कर दें, लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, और लेफ्ट हैंड साइड में लाने पर ये माइनस हो गया, पक्षांतरण के बाद चिन्ह बदलते हुए प्लस हो गया, जुड़ गया, तो 2 कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2 बराबर 0। 2 आपका कट गया सर, तो पोजीशन क्या बनेगी हमारी, कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2 बराबर 0। 2 क्यों कटा सर, कि 2 का पक्षांतरण हुआ है, 0 में 2 का भाग लगाए, और जब 0 में 2 का भाग लगेगा तो 0 परिणाम हमारा बन करके आएगा। चलिए, तो कॉस θ1 माइनस θ2 आपका 0 के बराबर हो गया। अब देखिए कॉस की टेबल के अंदर बात करें तो 0 कहाँ होता है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो कॉस θ1 माइनस θ2 0 का अभिप्राय होता है कॉस π/2, है ना। और ध्यान देना ये कॉस, इसको ऐसा करते हैं सर, प्लस माइनस π/2 हो गया सर, π/2 भी होगा, है ना। 90 पर कॉस माइनस 90 पर भी वही मान है, तो दोनों पक्षों में कॉस छोड़ने पर, इसलिए θ1 माइनस θ2 किसके बराबर होता है सर, प्लस माइनस π/2 के बराबर है। ये हमारे प्रश्न का आंसर है, ठीक है। कहीं कहीं जब आप देखोगे कुछ किताबों के अंदर तो परिणाम इस प्रकार से आपको मिलेगा, ठीक है, θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू प्लस माइनस π/2 या 3π/2 ऐसा भी लिखा होगा। तो अब आप ये 3π/2 भी कर सकते हैं, 5π/2, 7π/2, प्लस माइनस के निशानों के साथ में 3π/2, 5π/2, 7π/2, इस प्रकार के परिणाम खूब सारे हो सकते हैं, क्योंकि कॉस का जो डायग्राम होता है वेव डायग्राम है। कॉस में 0 की वैल्यू जो है अपने आप के अंदर रिपीट करने वाली वैल्यू है, तो खूब सारे कई सारे मान हमारे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर भी बात की है कि 0 का अभिप्राय प्लस माइनस π/2 से होने पर θ1 माइनस θ2 आपका प्लस माइनस π/2 के बराबर, या θ1 माइनस θ2 प्लस माइनस π/2 3π/2। और थीटा क्या है सर, इसको और ध्यान देना, थीटा कोणांक की बात हो रही है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू प्लस माइनस π/2। ये हमारे प्रश्न का परिणाम हो गया, अपने प्रश्न का यह आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में आई। इसके साथ देखिए प्रोसेस आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। दोनों मॉड फंक्शन हमारे पास में है, एक लेफ्ट में है एक राइट में है, दोनों का वर्ग कर लिया। फॉर्मूला याद होगा तो हमारे लिए आसान है, अगर फॉर्मूला याद नहीं रख पाए इस रिजल्ट को सीधा, तो आपको इतना लंबा सोचना पड़ेगा, है ना। इतना लंबा सोचने के बाद आप उस पोजीशन पर पहुंचेंगे जहां से हम लोगों ने सीधे उस रिजल्ट को अडॉप्ट कर लिया। तो इसलिए मैंने यहां पर आपको लिखा भी था कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, तो कम से कम आप इन परिणामों को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से उसको याद करें, क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस हैं, इसकी हमारी आवश्यकता हमको होती है, ठीक है जी। चलिए सर आगे बढ़ते हुए एक प्रश्न जो है इसी प्रकार से और रिपीट कर लेता हूं मैं। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, यदि मॉड
Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू अलग अलग मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 हो तो प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 किसके बराबर है, ये आपका प्रश्न है। और परिणाम हमारे लगभग उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर ए 0 के रूप में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर और कुछ कर लेते हैं, है ना, 3π/2 के रूप में, ऑप्शन नंबर सी π/2 के रूप में, ऑप्शन नंबर डी -π/2 के रूप में, है ना। इस प्रकार से कुछ परिणाम हमारे हो सकते हैं। जैसे पिछले प्रश्न के अंदर हमारा उत्तर क्या था, +-π/2, ऑप्शन नंबर सी था। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या स्थिति हमारी बन करके आती है। सर जो चीज़ दे रखी है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमें दे रखा है मॉड Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, इस प्रकार से दे रखा है। पिछली बार हमने क्या किया था, वर्ग किया था, दोनों पक्षों के अंदर स्क्वायर लगाया था। इस बार भी हम लोग क्या करने वाले हैं, वर्ग करने की बात करने वाले हैं, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। और जैसे ही वर्क करेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर हो गया, और राइट हैंड साइड की जब बात करेंगे तो हमारी पोजीशन रहेगी मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर। गौर करना, लेफ्ट में तो स्क्वायर सीधा लिखा और राइट के अंदर इन दोनों का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर की पोजीशन बनेगी। इसको विशेष रूप से ध्यान देना। हमारी गलती क्या होती है, हम राइट हैंड साइड के अंदर वर्ग करने के समय इन दोनों को ऐसे वर्ग कर देते हैं और यहां पर ऐसे करते ही हमारा उत्तर गलत हो जाता है। गौर कीजिए, लेफ्ट में चूंकि ये एक ही पद काउंट हो रहा है, मॉड Z1 प्लस Z2, तो उसके ऊपर स्क्वायर लगाया, और राइट में जब दो पद हैं तो उन दोनों को एक पद मानते हुए होल स्क्वायर की बात की, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए अब मैं देखो इधर यहां से फॉर्मूला लगाने की बात कर रहा हूं। इसका फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा है, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, जो रिजल्ट था अभी 2 टाइम्स मॉड Z1 मॉड Z2 कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू सामने से a प्लस बी का होल स्क्वायर। प्रसार के अंदर तीन पद आएंगे, उन तीनों की बात करते हैं। पहला पद मॉड Z1 स्क्वायर, दूसरा पद मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2, 2 मॉड Z1 मॉड Z2, ठीक है ना। चलिए लेफ्ट राइट में जो चीज़ें कटती है, जैसे मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर हमारा कट गया, मैं उसको काट लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए क्या बचा लेफ्ट में, 2 टाइम्स मॉड Z1 मॉड Z2 कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 2 मॉड Z1 मॉड Z2। अब देखिए क्या करने वाले हम, लेफ्ट में 2 से 2 कट गया, मॉड Z1 मॉड Z2 आपके कट गए, तो यहां पर क्या बचा, यहां पर हमारा एक बचने वाला है। इसको आपको ध्यान देना है सर, ये एक बचेगा, क्योंकि ये जो कटा है घट करके नहीं कटा है, ये पक्षांतर के बाद में भाग दे करके कटा है, तो वहां कुछ नहीं बचा, एक बचने की बात कर रहे हैं। तो पोजीशन हमारी बनी कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 कब आता है कॉस की टेबल में, उसको ध्यान दो। θ1 माइनस θ2 एक आएगा जब यहां पर cos 0 लिखा जाएगा या cos पाई लिखा जाएगा, cos 2 पाई लिखा जाएगा, तब वो आपका परिणाम 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों पक्षों को cos छोड़ने पर θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 0, और θ1 का मतलब है कोणांक। आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे प्रश्न का आंसर रहेगा। तो कोणांक Z1 माइनस कोणांक Z2 ऑप्शन नंबर ए 0 के बराबर रहा। तो ये जो अभी है ना, इस क्लास के अंदर हमने जो 5 प्रश्न शुरुआत के अंदर जो किए, वो सबसे महत्वपूर्ण, बहुत अच्छे प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस किए। इसमें कोणांक के ऊपर, ध्रुवीय रूप के ऊपर जो प्रश्न है, इनको अच्छे से हमको परीक्षा में देख करके जाना है। और विशेष बात है, जो परिणाम है वो परिणाम अगर सीधा याद रहेगा तो हम जल्दी से अपने प्रश्नों को हल करने की स्थिति में रहेंगे, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी, हम आज इस क्लास के अंदर 2 टॉपिक्स और बिंदुओं को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सम्मिश्र संख्या के वर्गमूल की बात भी करने वाले हैं। सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल, वर्गमूल का अभिप्राय स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है।
अब देखिए सर यहाँ दो अलग अलग फॉर्मूले जो है मैं आपसे बात करूंगा, जैसे रूट में a प्लस आयोटा बी, अगर सम्मिश्र संख्या a प्लस आयोटा बी के रूप में है, उसका अगर वर्गमूल कर रहा हूं तो देखिए प्लस माइनस रूट मॉड ऑफ जेड प्लस a बाई टू प्लस आयोटा स्क्वायर रूट मॉड ऑफ जेड माइनस a बाई टू, इसके माध्यम से हम उसका वर्गमूल करेंगे। ठीक है, पहली स्थिति। और दूसरी स्थिति क्या, रूट ऑफ a माइनस आयोटा b की अगर बात करना चाहता हूं तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट मॉड ऑफ जेड प्लस a बाई टू माइनस आयोटा स्क्वायर रूट मॉड ऑफ जेड माइनस a बाई टू, ये इसके द्वारा हम वर्गमूल करने की बात करते हैं। देखिए अब आपके दिमाग में क्या चीज आए कि केवल और केवल ये रिजल्ट जो है एज इट इज है, 100% सेम है। फर्क कहाँ है, अगर प्रश्न में जो सम्मिश्र संख्या है उसमें आयोटा अगर धनात्मक है तो फॉर्मूले में यहाँ आयोटा के आगे प्लस का निशान है, और अगर आयोटा के आगे प्रश्न में माइनस का निशान है तो यहाँ पर आयोटा के आगे माइनस का निशान है। केवल इतना सा फर्क है, बाकी वो की वो चीज है। पहला पद है वर्गमूल का चिन्ह है मॉड जेड प्लस a बाई टू है, दूसरे पद में वर्गमूल का चिन्ह है मॉड जेड माइनस a बाई टू है। a वही है रियल पार्ट, ठीक है ना, और मॉड जेड आपको निकालना आता है, सम्मिश्र संख्या का मापांक है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के द्वारा वह निकाला जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके माध्यम से सम्मिश्र संख्याओं के वर्गमूल भी निकाल पाओगे। नंबर दूसरी बात, अगर मान लीजिए फॉर्मूला हमारी जानकारी में नहीं, हम भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाई जब चार ऑप्शन है, भाई एक संख्या है उसका वर्गमूल आपको चार ऑप्शन में दे रखा है, तो जो चार ऑप्शन है उसका वर्ग कर दें तो मूल रूप से प्रश्न बन जाएगा। जैसे अगर मैं कहता हूं कि चार का वर्गमूल क्या है, और चार का वर्गमूल, चार ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 4, तो जो उत्तर है उनका वर्ग करने पर चार आना चाहिए कि भाई 1 का वर्ग करूंगा तो 4 आया क्या, 3 का वर्ग करने पर 4 आया क्या, आप कहोगे 2 का वर्ग करने पर 4 आया। तो हम उत्तर के माध्यम से भी यानी ऑप्शन के माध्यम से भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, चार ऑप्शन के अंदर जो उत्तर रहेंगे उसका वर्ग कर लें, लेकिन फिर ध्यान देना वर्ग करते समय a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले को आपको पूरा अप्लाई करना है। ठीक है, और नहीं तो ये भी फॉर्मूले आसान से हैं। चलिए सर दो तीन प्रश्नों के बारे में डिस्कस करते हैं हम। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न इस प्रकार से आ गया, 3 प्लस 4 आयोटा का वर्गमूल मुझे चाहिए। ठीक है, 3 प्लस 4 आयोटा। तो अब आप क्या करने वाले हैं सर, सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब वर्गमूल की बात है तो a का मान क्या है 3, b का मान क्या है 4, यहां से मॉड ऑफ z क्या निकलेगा, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले से। और जैसे ही आप रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की बात करते हैं तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आपका 5 के बराबर होगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 25 का वर्गमूल 5। चलिए सर अब मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ रूट में इसका सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल 3 प्लस 4 आयोटा। देखिए फॉर्मूले की बात, सबसे पहले प्लस माइनस रूट मॉड जेड प्लस a बाई टू, ये रहेगा ही, आयोटा रहेगा रूट में मॉड जेड माइनस a बाई टू। ये स्थिति तो आपके फॉर्मूले में फिक्स है। अब आयोटा के आगे चिन्ह प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं ये डिपेंड करेगा प्रश्न में आयोटा के आगे क्या है। प्रश्न में आयोटा के आगे चूंकि प्लस का निशान है इसलिए मुझे यहां पर भी प्लस का ही निशान लिखना होगा। चलिए सारे वैल्यूज आपके पास में है, लगातार लगा दें। स्क्वायर रूट मॉड जेड का मतलब यहां पर 5 से हुआ, प्लस a का मतलब 3/2 प्लस आयोटा वर्गमूल 5 माइनस 3/2। सॉल्व करने पर हमारी पोजीशन प्लस माइनस 5 और 3 8, 8 में 2 का भाग गया 4, 4 का वर्गमूल कितना 2, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 2 का भाग गया 1, 1 का वर्गमूल 1, तो 2 प्लस आयोटा ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। कोई कंफ्यूजन है सर? अब ध्यान दीजिए, अगर मान लिया मैं इस फॉर्मूले से नहीं कर सकता हूं तो मैं अपने उत्तर का वर्ग कर लूं, और जब वर्ग करूंगा तो प्लस माइनस, तो ये प्लस ही हो गया सर। चाहे प्लस का स्क्वायर करेंगे चाहे माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस। अब इसका जो वर्ग करेंगे तो आप इसका वर्ग कैसे करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो a स्क्वायर 2ab दोनों का गुणा दुगुना 4 आयोटा और b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर चूंकि -1 होता है, 4 में से 1 घट गया तो 3 प्लस 4 आयोटा। इस प्रकार से हम अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, यानी जो प्राप्त हुआ परिणाम
उसका वर्ग करते हुए भी अपना उत्तर दिया जा सकता है। कोशिश करें तरीके से ही आप इसको हल करें। अगले से प्रश्न के बारे में बात करता हूं। जैसे मान लिया मेरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ जाए, 5 माइनस 12 आयोटा का वर्गमूल। सम्मिश्र संख्या की बात कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 12 आयोटा। चलिए देखते हैं सर क्या करने वाले हैं इस प्रश्न के लिए। हमारे दिमाग में आए कि ए का मान क्या है 5, बी का मान क्या है इस प्रश्न में -12। सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं, जेड का मापांक यानी सम्मिश्र संख्या के मापांक की बात करेंगे। रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करते हैं। रूट ए स्क्वायर, ए का अभिप्राय यहाँ से 5 का स्क्वायर हुआ और बी का अभिप्राय -12 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर देखिए 5 का स्क्वायर 25, -12 का स्क्वायर 144, 144 और 25 जोड़ने पर 169, जिसका वर्गमूल कितना बना 13 के बराबर बना। तो ये आपका मॉड जेड हो गया। चलिए अब अपने प्रश्न के लिए बात करेंगे वर्गमूल, स्क्वायर रूट 5 माइनस 12 आयोटा। देखिए एक तो प्लस माइनस है वर्गमूल होने का, स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जेड प्लस ए बट्टा 2, यहाँ आयोटा स्क्वायर रूट मॉड जेड माइनस ए बट्टा 2। अब आयोटा के आगे निशान क्या लगाना उसको ध्यान देना, चूंकि यहां पर आयोटा वाला पद जो प्रश्न में है उसके आगे माइनस लिखा है, इस कारण से मुझे यहां पर माइनस लिखना है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। चलिए वैल्यूज आपके पास में है, फटाक से वैल्यूज को रखने की बात करें। रूट मॉड जेड का मतलब 13 से है, 13 प्लस ए का अभिप्राय 5 बट्टा 2 माइनस आयोटा रूट में 13 माइनस ए का मान 5 बट्टा 2। चलो इसको हल करते हैं। प्लस माइनस 13 और 5 18, 18 में 2 का भाग गया 9 और 9 का वर्गमूल कितना हुआ 3। ठीक है, और इधर से देखते हैं 13 में से 5 गया 8, 8 में 2 का भाग गया 4, 4 का वर्गमूल 2। तो ये हो गया माइनस का 2 आयोटा। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो ये चीज हो गई सर हमारे सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल किस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। चलिए आगे और बढ़ता हूं। देखिए अगले प्रश्न के बारे में एक दो प्रश्न और प्रैक्टिस कर लेते हैं। वैसे तो लगभग समझ में आ गया होगा क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है। ठीक है ना, कोशिश करें आप भी अपने स्तर पर। जैसे मान लिया मेरा प्रश्न इस प्रकार से आ जाए, -8 प्लस 15 आयोटा का वर्गमूल कितना है। एक मिनट सर, यहां थोड़ा सा होगा नहीं, ऐसा करेंगे -15 प्लस 8 आयोटा। ठीक है, -15 प्लस 8 आयोटा का वर्गमूल कितना है। मैंने जब कहा कि होगा नहीं का मतलब है पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है ना, अगर ए के स्थान पर 8 या -8 अगर रखेंगे, ए के स्थान पर 15 -15 रखेंगे तो पूरा वर्गमूल निकलने वाला है हमारा। चलिए इस प्रश्न को कैसे हल करना है सर देखें। ए का मान -15, बी का मान 8। सबसे पहले इस सम्मिश्र संख्या का मापांक निकालना है। हमारा फॉर्मूला रहेगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला जब अप्लाई करते हैं तो ए का मान -15 का स्क्वायर और बी का अभिप्राय 8 का स्क्वायर। 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, 225 और 64 जोड़ने पर 289 289, जिसका वर्गमूल 17। तो ये हो गया सर मॉड जेड। चलिए अब मैं बात करना चाहता हूं इसके वर्गमूल के बारे में, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस 8 आयोटा, इसका फॉर्मूला प्लस माइनस स्क्वायर रूट मॉड जेड प्लस ए अपॉन 2, यहां पर चिन्ह नहीं लिख रहा हूं फिलहाल, आयोटा स्क्वायर रूट मॉड जेड माइनस ए बाय 2। ठीक है, चलिए अब आयोटा के आगे निशान क्या लगाना। देखो यहाँ आयोटा के आगे क्या है, प्लस का निशान है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर क्या लिखना होगा, प्लस लिखना होगा। वैल्यूज को पुटअप करने के साथ हमारे प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाएगा प्लस माइनस रूट मॉड जेड 17 प्लस ए का मान -15 बट्टा 2 प्लस आयोटा वर्गमूल, फिर से मॉड ऑफ जेड 17 माइनस ए का मान -15 बट्टा 2। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमारी पोजीशन रहेगी प्लस माइनस का निशान। देखिए प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो गया, 17 में से 15 घट गया 2, 2 में 2 का भाग गया 1 और 1 का वर्गमूल आ गया 1। ठीक है, प्लस का निशान हो गया।
यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, 17 और 15 जोड़ने पर 32, 32 में 2 का भाग गया 16, 16 का वर्गमूल 4, तो 1 + 4 आयोटा ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा भाई किस प्रकार से हम सम्मिश्र संख्या के वर्गमूल की बात करते हैं। चलिए प्रैक्टिस के लिए एक प्रश्न और ले लेते हैं हम जल्दी से। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न कुछ ऐसा आ जाए, माइनस आयोटा का वर्गमूल, द स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा, और 4 ऑप्शन आपको दे दे, ठीक है ना। तो माइनस आयोटा के वर्गमूल के बारे में हम बात करें तो चलिए सर फटाक से जल्दी से देखें। हमारी सम्मिश्र संख्या के अंदर ए रियल पार्ट नहीं है 0, बी इमेजनरी पार्ट आयोटा गुणांक -1 है। यहाँ से उस सम्मिश्र संख्या के मापांक की बात करेंगे, मॉड z, फॉर्मूला हमारा रहेगा √a² + b²। और जल्दी से जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करने की बात करते हैं, ए और बी दोनों आपके पास में है, ए का मान 0 है तो 0 का स्क्वायर, बी का अभिप्राय -1 है, -1 का स्क्वायर, और इसको हल करने पर 1 के बराबर हो गया। अब हमारे प्रश्न के लिए रूट ऑफ माइनस आयोटा, देखिए आपका फॉर्मूला क्या है, मैं बार बार फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ लगातार, है ना। जहां हमें आवश्यकता थी 2 प्रश्न पर्याप्त है, वहां पर मैंने 4 करवाए। क्यों करवाए? ताकि फॉर्मूला भी हमें दिमाग में आए कि भी क्या हम कर रहे हैं, किस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। तो प्लस माइनस रूट में मॉड ऑफ z + a/2, और यहाँ पर आयोटा लिखते हुए रूट में मॉड ऑफ z - a/2। चलिए अब देखें आयोटा का आगे निशान कौन सा लगाना। यहाँ आयोटा के आगे माइनस का निशान है, इस कारण से मुझे इस स्थान पर आयोटा के आगे माइनस लिखना होगा। चलिए वैल्यूज को पुटअप करें, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, मॉड z का मतलब है 1 + 0/2 माइनस आयोटा रूट में 1 - 0/2। ठीक है जी। चलो इसको हल करते हुए हमारी पोजीशन बनती है प्लस माइनस 1/√2 माइनस आयोटा 1/√2। अब इसके अंदर क्या करने वाले हम लोग, यहाँ से प्लस माइनस 1/√2 कॉमन लेने वाले हैं, और जैसे ही 1/√2 कॉमन आ जाएगा पीछे क्या बचा 1 - आयोटा, ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। यानी माइनस आयोटा का जो वर्गमूल रहेगा प्लस माइनस 1/√2 1 - आयोटा रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो आपके दिमाग में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक विषय बिंदु और डिस्कस कर लेते हैं, इकाई का घनमूल। इकाई का घनमूल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी 1 की घात 1/3 क्या होता है। देखिए इस क्लास के पहले तक 1 का घनमूल हम लोगों ने 1 पढ़ा है, समझ रहे हो ना। लेकिन अब 1 का घनमूल क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं हम लोग, माना 1 का जो घनमूल है वह x के बराबर है, यानी जो x का मान आएगा वो मेरा 1 का घनमूल है। ठीक है, चलिए अब एक समीकरण बन गई, पक्षांतरण करने के बाद हमारी पोजीशन क्या बनेगी, घात उधर गई तो 1 = x³ हो गया, या x³ - 1 = 0 हो गया, 1 का पक्षांतरण कर दिया। उसके बाद में इसके फैक्टर्स करने वाले हैं हम लोग। फैक्टर्स कैसे कर रहे हैं, a³ - b³ का फॉर्मूला लगाते हुए। ध्यान दीजिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए। हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं a³ - b³, और ये फॉर्मूला है हमारा a - b a² + ab + b²। ये आप फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर। चलिए अप्लाई करते हैं। तो a - b का मतलब यहाँ पर x - 1 से हुआ a² यानी x² प्लस ab का अभिप्राय x और b² 1 = 0। यहाँ से 2 रास्ते निकलेंगे, या तो देखिए या तो x - 1 = 0, इसलिए x का मान क्या हो गया 1, या फिर x² + x + 1 = 0। मैं इसको हल करना चाहता हूं, ये जो पोजीशन है ना हमारी x² + x + 1 = 0, चूंकि हमारे पास में एक द्विघात समीकरण हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको आप कहा करते हैं, और इस समीकरण को हल करना यानी इस समीकरण के मूल रूट्स को प्राप्त करना, श्री धराचार्य फॉर्मूले की बात करेंगे। और हमारा धराचार्य फॉर्मूला है x = -b ± √b² - 4ac/2a
इस धराचारी फॉर्मूले के द्वारा हम इसके मूलों की बात करना चाहते हैं, x का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो चलिए x का मान क्या हो गया, माइनस b यानी 1। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद c होता है, तो b के स्थान पर 1 लगाया, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। चलिए देखते हैं x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये पोजीशन जो रहेगी स्क्वायर रूट, ध्यान दो 1 का स्क्वायर 1 रहा, 4 1 का गुणा 4, 1 में से 4 घट गया तो -3/2 और माइनस का वर्गमूल चूंकि आयोटा होता है तो x बराबर -1 प्लस माइनस √3 आयोटा/2। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, इसको हम लोग लिख रहे हैं ऐसा, एक बार प्लस के निशान को लेते हुए -1 प्लस √3 आयोटा/2 और दूसरा माइनस का निशान लेते हुए -1 माइनस आयोटा √3/2। ठीक है, तो इसका मतलब जब मैंने इस समीकरण को हल किया तो हमारा परिणाम क्या बना सर, x के जो परिणाम बने वो ये बने -1 प्लस आयोटा √3/2 और दूसरा परिणाम बना x बराबर -1 माइनस आयोटा √3/2। ये दो परिणाम हमारे बन करके आते हैं और इस परिणाम को हम ओमेगा कह देते हैं, ध्यान देना, इसको क्या कह देते हैं, ओमेगा, और ये हो गया हमारा ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब सम्मिश्र संख्या के अंदर जब अगर इकाई के घनमूल की बात करें तो इकाई के घनमूल, अब एक का घनमूल केवल एक नहीं है, एक का घनमूल एक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो समीकरण होती है उसमें जितनी घात होती है उसके उसके उतने ही मान होते हैं, क्योंकि इकाई के घनमूल के अंदर जब x³ बना और x³ का मतलब यहाँ पर x के 3 मान मेरे पास में आने चाहिए, तो उसमें से x का एक मान तो 1 हुआ, दूसरा मान ओमेगा, देखो संकेत रूप में हम पढ़ रहे हैं, और तीसरा मान ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा व्यवहारिक रूप से वस्तुतः है क्या, ओमेगा है -1 प्लस आयोटा √3/2 है, और ओमेगा स्क्वायर क्या है, -1 माइनस आयोटा √3/2 है, यानी आयोटा के चिन्हों का अंतर है। वापस से ध्यान दीजिए, मैं इसी चीज को मैं आगे की तरफ लिख रहा हूं। देखिए हम बात कर रहे हैं इकाई के घनमूल, इकाई यानी एक के घनमूल ये होते हैं सर 1 -1 प्लस आयोटा √3/2 -1 माइनस आयोटा √3/2, ये इकाई के घनमूल हैं। समझ गए, इनको हम लोग क्या लिखा करते हैं, 1 ओमेगा स्क्वायर के रूप में लिखा करते हैं। तो इसका मतलब आपकी जानकारी में आना चाहिए सर कि बेसिकली ओमेगा है क्या, कहीं पर अगर ओमेगा लिखा हुआ है तो ओमेगा का मीनिंग क्या है, ओमेगा का मतलब है -1 प्लस आयोटा √3/2 है। और जब मैं इसका वर्ग कर देता हूं, ध्यान दीजिए, इसी का जब वर्ग करेंगे हम तो -1 माइनस आयोटा √3/2 हमें प्राप्त होगा। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का मीनिंग भी हमारी जानकारी में होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए सर, तो अब वापस से ध्यान दीजिए, जब ऐसा आएगा इकाई यानी एक के घनमूल क्या, गौर कीजिए, अब एक के घनमूल एक ओमेगा स्क्वायर। हमारा प्रश्न इस प्रकार से बनेगा, इकाई यानी एक के सम्मिश्र घनमूल अगर पूछे जाते हैं, एक के सम्मिश्र घनमूल यानी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट की बात कर रहा है, सम्मिश्र घनमूल यानी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, तो फिर हमारा उत्तर केवल ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रहेगा, क्योंकि ये जो एक है ये इसका वास्तविक घनमूल है, ये रियल क्यूब रूट है। और जब हम कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट की बात कर रहे हैं तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की बात होगी, और ओमेगा का मतलब फिर से वही है सर, -1 प्लस आयोटा √3/2, ओमेगा स्क्वायर का मतलब -1 माइनस आयोटा √3/2 रहने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ओमेगा क्यूब हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर रहेगा। और अगर बड़ी घात है ओमेगा क्यूब से तो वही काम करेंगे भाई, घात में 3 का भाग देंगे, अगर घात में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो उसका मान हमेशा 1 होगा, और अगर पूरा भाग नहीं जाता है तो हम देखेंगे शेष कितना बचा, उतनी पावर हमारा रिजल्ट रहने वाला है। ठीक है, और अगली स्थिति 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 के बराबर होता है। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, जो हम कह रहे हैं ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ध्यान दीजिए 1
ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 1 है, ओमेगा का मतलब -1 प्लस आयोटा √3/2 है, ओमेगा स्क्वायर का मतलब -1 माइनस आयोटा √3/2 है। और जब मैं इसका एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करता हूँ, 2 -1 प्लस आयोटा √3 -1 माइनस आयोटा √3, ये आयोटा √3 आपका कट जाएगा, -1 -2 और 2 कट गया, तो 0/2 जो कि 0 के बराबर होगा। यही मैंने यहाँ पर लिखा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा सर? 0 के बराबर हुआ। ठीक है, ये किस रूप में काम आते हैं मैं उसको भी लिख देता हूं। जब आप प्रश्नों को हल करेंगे तो वहां पर इस प्रकार की स्थिति दिखेगी 1 प्लस ओमेगा, जिसको आप माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे पक्षांतरण के बाद में, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर नजर आए तो उसको माइनस ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर नजर आए उसको आप -1 लिखेंगे। बात क्लियर हो गई सर? तो इकाई के घनमूल 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये आपके घनमूल हो गए। इकाई के सम्मिश्र घनमूलों की बात करें तो केवल ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की घात 3 का मान हमेशा 1 के बराबर रहेगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर रहेगा। दो पदों के रिजल्ट्स की बात करूं तो 1 प्लस ओमेगा पक्षांतरण के बाद माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर रहेगा। चलिए सर आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं। हमारी जो अगली स्थिति के बारे में हम बात करें, अगर ओमेगा की बड़ी घात है, जैसे लाइक एज ओमेगा की घात मान लेते हैं यहां पर 69 की बात करेंगे, तो मैं घात में 3 का भाग दूंगा। किसका भाग दे रहे हैं सर? घात में 3 का भाग देने की बात कर रहे हैं। अगर भाग पूरा चला जाता है तो उसका मान 1 हो जाएगा, जैसे यहां पर 3 का भाग पूरा चला गया। लेकिन मान लिया हमारा प्रश्न इस प्रकार की बात करता है, ओमेगा की घात 37, तो मैं इसको ओमेगा के बराबर लिखूंगा, क्योंकि जब 3 का भाग देंगे तो 12 बार भाग चला जाएगा, 12 और 3 का गुणा 36, शेष 1 बचेगा। जो शेष बचेगा वही इसका परिणाम रहेगा। जैसे मान लिया ओमेगा की घात अगर 119 की बात करें तो यह परिणाम ओमेगा स्क्वायर रहेगा। कारण क्या है? 119 में जब 3 का भाग जाएगा तो यहां से मैं शेष फल की बात करूंगा कि शेष रिमाइंडर क्या है, तो 3 तिया 9, ठीक है, 2 बच गया, 2 9 29 हो गया, 3 9 27, 29 में 27 गया, चूंकि शेष हमारा 2 रहा, और अगर शेष 2 रहेगा तो यहां पर ओमेगा की घात में क्या लिखा जाएगा? 2 लिखा जाएगा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब इकाई के घन मूलों की हम विशेषता की बात करते हैं। ये तो कुछ चीजें समझ में आ गई, फैक्ट्स जो हमारे, हम बात करेंगे इकाई के घन मूलों की विशेषता। ये सीधा प्रश्न जो है हमारा थ्योरेटिकल नहीं बनता है, बनता तो नंबरिकल प्रश्न है, लेकिन विशेषता के ऊपर डायरेक्ट बन सकता है। यानी कि उनकी विशेषता क्या है? सबसे पहली चीज, इकाई के जो घनमूल होते हैं, इकाई के घनमूल गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब क्या है? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की बात करते हैं, जीपी की बात करते हैं। ठीक है, तो इकाई के जो घनमूल है 1 ओमेगा स्क्वायर। अब जब आप देखें सर, जब संकेत रूप में हमने लिखा 1 ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा में 1 का भाग देने पर ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा भाग देने पर ओमेगा है, यानी कि सार्व अनुपात, कॉमन रेशियो समान आ रहा है। तो इकाई के जो घनमूल हैं वो पहली चीज गुणोत्तर श्रेणी में, सीधा प्रश्न बनता है इकाई के घनमूल होंगे समांतर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में, हरात्मक श्रेणी में, इनमें से कुछ नहीं, या ठीक है ना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए गुणोत्तर श्रेणी में। एक चीज में और आगे बढ़ जाता हूं कि अगर केवल घनमूल नहीं होते, फोर्थ रूट की बात करते, है ना, फिफ्थ रूट की बात करते, इकाई के nवें मूलों की बात करते, तो जो भी इकाई के मूल होते हैं वो हमेशा गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं, चाहे वो घनमूल है, चाहे वो चतुर्थ मूल है, चाहे पांचवां मूल की बात करें, चाहे nवें मूलों की बात करें, सभी मूल आपके गुणोत्तर श्रेणी में रहते हैं। तो फिलहाल हम केवल घनमूल की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, इकाई के घनमूल गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं। इकाई के घनमूल
समबाहु त्रिभुज का शीर्ष होते हैं। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष यानी वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। समझ गए भाई? ये भी प्रश्न बनता है। देखिए पहला प्रश्न सीधा बनेगा कि इकाई के घनमूल होते हैं और 4 ऑप्शन में समांतर, गुणोत्तर, हरात्मक, इस प्रकार से तो गुणोत्तर श्रेणी। अब दूसरा प्रश्न बनेगा इकाई के घनमूल हैं, है ना, समकोण त्रिभुज के शीर्ष, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेगा, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष की बात करेगा, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष की बात करेगा। तो आपका रिजल्ट क्या होगा? समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होते हैं। आप कोई भी दो मूलों के बीच की दूरी की बात करें, अगर दूरी सूत्र के माध्यम से हम निश्चित रूप से समान दूरी तीनों के अंदर प्राप्त करने वाले हैं। और तीसरी जो विशेषता है, इकाई के घनमूल उस वृत्त की परिधि, इकाई के घनमूल उस वृत्त की परिधि पर होते हैं जिसका केंद्र 0,0 तथा त्रिज्या 1 इकाई हो। ये फिर तीसरा प्रश्न इसकी विशेषता पा जाता है कि भाई इकाई के जो घनमूल हैं वो निम्न में से कहां पर स्थित है? तो वृत्त की परिधि पर स्थित है, पहली चीज है। दूसरी चीज, अगर आपका प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए कि इकाई के घनमूल एक वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, उस वृत्त की त्रिज्या क्या है? तो पता लगना चाहिए कि वृत्त की परिधि पर होने पर उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी सर? 1 इकाई होगी। यानी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी lies on the circumference of the circle, वृत्त की परिधि lies on the circumference of the circle whose center is 0,0 and radius is 1 unit। ये आपकी जो है विशेषता, इसको भी आपको ध्यान रखना है। परीक्षा के अंदर डायरेक्ट अप्रोच का प्रश्न इसके ऊपर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लिया, छोटे छोटे प्रश्नों से शुरुआत करता हूं। हमारा प्रश्न इस प्रकार से आ गया, 125 के घनमूल के बारे में बात करता हूं। तो चलिए बताइए सर 125 का घनमूल क्या होगा? भाई आज तक हम 125 का घनमूल 5 लिखा करते थे, ऐसे ही लिखते थे ना सर 5। लेकिन अब 125 का घनमूल 5 नहीं लिखते हुए 5 को 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 125 के घनमूलों के लिए 5 का 1 से गुणा, 5 का ओमेगा से गुणा और 5 का ओमेगा स्क्वायर से गुणा करेंगे। तो ये 125 के घनमूल हो गए 5 ओमेगा और 5 ओमेगा स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं कि भी आपके दिमाग में आ गया होगा किस प्रकार का प्रश्न है और क्या परिणाम है। वापस से ध्यान देना। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न इस प्रकार से आ जाए, माइनस यहां से 512 कर लें या कुछ और 216 कर लेते हैं। चलो 512 के लिए 8 हो जाएगा, 216 का 6 हो जाएगा। माइनस 216 के घनमूल के बारे में बात करते हैं। देखिए माइनस 216 का घनमूल -6 होता है, लेकिन आज के बाद या इस कॉम्प्लेक्स नंबर से जो प्रश्न बने उसके लिए इसका घनमूल -6 नहीं होगा। -6 का 1, -6 का ओमेगा और -6 का ओमेगा स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे। तो पोजीशन हमारी क्या बनेगी? -6 ओमेगा -6 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो आपका प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से बन करके आएगा, ठीक है। चलिए सर आगे की तरफ बढ़ते हैं। और कैसे हमारे प्रश्न बनने वाले हैं सर, उसको ध्यान देना। जैसे मान लिया मेरा प्रश्न ऐसा आ जाए, -1 प्लस आयोटा रूट 3 बटा 2 की घात 53 प्लस -1 माइनस आयोटा रूट 3 बटा 2 की घात 53, ये किसके बराबर है? ठीक है। अब देखिए सर प्रश्न देखने में तो बड़ा खतरनाक सा लगता है कि अरे ये पता नहीं क्या दे दिया, किसकी घात 53 दे दी है। लेकिन अगर आपको जानकारी है कि ये है क्या, ये -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 ओमेगा है, तो ये बेसिकली ओमेगा की घात 53 है। और यह -1 माइनस आयोटा रूट 3 यह ओमेगा स्क्वायर है की घात 53, है ना। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि ओमेगा क्या है। तो
तो ओमेगा का मीनिंग है -1 प्लस आयोटा √3/2, तो इसको हमने ओमेगा लिख दिया और इसको हमने ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि ऐसा होता है ये, ठीक है ना। और जब ऐसा लिख दिया तो हमारी पोजीशन ओमेगा की घात 53 बनी और यहाँ पर ओमेगा घात इन दोनों गुणा करने पर 106 बनी। और जब बड़ी घात है तो आपके दिमाग में आएगा घातों में 3 का भाग देना है। 3 का भाग कितनी बार गया उससे मतलब नहीं है, 3 का भाग देने पर शेष क्या बचता है वह मतलब है। अगर शेष नहीं बचता है तो उसका परिणाम 1 हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ 3 का भाग गया, 17 बार भाग जाएगा, 17 और 3 का गुणा 51, शेष 2 बचेगा। और यहाँ पर जब 3 का भाग देंगे तो 3 × 9 1, 1 और 6 16, 3 और 5 15, ठीक है ना, 35 बार भाग जाएगा और शेष 1 बच जाएगा। अब मुझे बताइए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और इसका मान क्या है, ये -1 के बराबर है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है। यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो ये इस प्रकार का प्रश्न भी हमारे जानकारी में होना चाहिए कि भाई मैं इसको ओमेगा लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, उसके बाद प्रश्न को हल करने वाला हूँ। चलिए सर, और आगे बढ़ने की बात करते हैं हम अपने प्रश्न के अंदर। जैसे मान लिया मेरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ गया, 4 माइनस ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर, और इसी प्रकार से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 प्लस 4 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये किसके बराबर है। ठीक है जी, चलिए गौर कीजिए हमारी स्थिति क्या है, 4 माइनस ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर और 4 प्लस 4 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए सर, यहाँ पर 2 के पैर में बनाने की बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 4 तो जहाँ से 4 कॉमन निकलता है वहाँ से कुछ पैर बनाने की हम बात करते हैं। देखिए किस प्रकार से हमारी स्थिति ऐसी होगी सर, यहाँ से 4 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर को एक साथ में लेते हुए माइनस का पद अलग करते हुए, इधर से 4 प्लस 4 ओमेगा इकट्ठा करते हुए माइनस का ओमेगा स्क्वायर लेते हुए, चलिए यहाँ 4 कॉमन निकालने की बात करते हैं। 4 कॉमन आकर के 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इस स्थान पर भी 4 कॉमन आकर के 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान ये आपकी जानकारी में होना चाहिए सर। ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है, वापस से गौर कीजिए, हमारा रिजल्ट है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 0 के बराबर होता है, ठीक है ना। और जब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का 0 के बराबर है तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पक्षांतरण के बाद माइनस ओमेगा के बराबर हो गया। और इसी क्रम में 1 प्लस ओमेगा क्या होगा, देखिए 1 प्लस ओमेगा पक्षांतरण करने पर माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये पोजीशन हमारी क्या बन रही है सर, 4 माइनस ओमेगा 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर। चलिए इसको हल करने पर -4 ओमेगा माइनस ओमेगा कितना हुआ, माइनस का 5 ओमेगा, और आगे बढ़ते हुए माइनस का 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस का 4 ओमेगा की स्क्वायर हो गया। सही है भाई, यहाँ पर कुछ गड़बड़ होगी ना सर, 4 कहाँ होगा, 5 होगा भाई, 4 और 1 5 है ना, तो 5 माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस का 5 ओमेगा स्क्वायर, गुणा करने पर माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, 5 का 5 से गुणा 25 हो गया, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर से गुणा ओमेगा क्यूब हो गया, और ओमेगा क्यूब का मान 1 है, और हमारा परिणाम क्या बनेगा, 25 के बराबर बनेगा। यानी इस प्रकार के प्रश्न जो है इकाई के घनमूलों पर हमारी परीक्षा में छोटे छोटे से प्रश्न है, सरल से प्रश्न है, पूछे जा सकते हैं। वापस से ध्यान दीजिए, जैसे मान लिया मेरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से हो गया, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा की घात 4 प्लस ओमेगा की घात 5, 1 माइनस ओमेगा की घात 5 प्लस ओमेगा की घात क्या कर लें सर, 4 कर लेते हैं, यह किसके बराबर है। ठीक है, इनकी घातों को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं सर अगर आप चाहें तो, जैसे ना 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ चलो ऐसा कर लेते हैं 4 घात कर लेते हैं, ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पर 5 घात कर लिया, और इधर घात हम लोग कर लेते हैं 7। चलिए जी, क्या है इसका परिणाम, ये प्रश्न देखते हैं। तो अब आप सबसे पहला काम बड़ी घातों के बारे में सबसे पहले सोच लें, उनको छोटी छोटी घातों में कन्वर्ट कर लें।
अगर ओमेगा क्यूब आता है तो उसका मान 1 रख देते हैं, और बड़ी घात है तो घात में 3 का भाग देते हुए शेष क्या है वो हमको लिखना होगा। तो देखिए हमारी पोजीशन 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, सब छोटी घातें हैं, यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 3 का भाग देने पर यह माइनस ओमेगा के बराबर बन गया। यहाँ पर 1 माइनस 3 का भाग देने पर ओमेगा है, और घात में 3 का भाग देने पर शेष 2 ओमेगा स्क्वायर है। यहाँ पर घात 5 में 3 का भाग देने पर शेष 2 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ 3 का भाग देने पर ओमेगा की पोजीशन है। ठीक है जी। चलिए सर, अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये वाला पद और ये वाला पद तो हमारा एक जैसा है, यानी इसको स्क्वायर कर लेता हूँ, और इसी क्रम के अंदर ये पद और ये पद, एक मिनट सर यहाँ पर चिन्हों की गड़बड़ हो रही है ना, 1 माइनस प्लस माइनस, एक मिनट सर, ठीक है, और प्लस माइनस है ना, यहाँ पर देखें सर ये प्लस और ये माइनस करना है मुझे, तो ये प्लस होगा और इस स्थान पर माइनस होगा। चलिए जी, तो पहला और तीसरा पद जो है आपका एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो रहा है, और दूसरा और चौथा भी जो है आपका आइडेंटिकल हो रहा है, तो इनको जो हम लोग पूर्ण वर्ग की स्थिति के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, वो चिन्ह जो है हम लोगों को वापस से करेक्ट कर लेना चाहिए। चलिए, अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर, है ना। पहले तीसरे पद और दूसरा चौथा पद का एक जैसा होने पर पूर्ण वर्ग की स्थिति बनी। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होल स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होल स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए सर, अब आगे की तरफ बढ़ते हुए हमारी पोजीशन क्या बनेगी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा है, और यहां पर ये भी क्या है सर, एक मिनट सर, फिर कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये सब एक ही चीज़ हो गई थी सर, ये तो 1 माइनस ओमेगा। चलो, तो कुल मिलाकर के ये चारों एक ही है सर बेसिकली, तो घात 4 ही लगा देते हैं। ठीक है ना भाई, मैं प्रॉपर वे के अंदर इसको अरेंज नहीं कर पाया प्रश्न को। ठीक है, बाकी दो दो पद आइडेंटिकल होते हैं, और यहाँ पर जो है हमारे चारों ही पद आइडेंटिकल है सर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की घात 4 कर लेता हूँ, 1 माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा घात 4, इसको लिख देते हैं माइनस ओमेगा घात 4, माइनस 2 ओमेगा की घात 4, माइनस की घात 4 प्लस हो गई, 2 की घात 4 16, ओमेगा की घात 4 हो गई 16, और यह ओमेगा, ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। यानी प्रॉपर वे के अंदर जिस प्रकार का फॉर्मेट है प्रश्न का, उसमें अरेंज नहीं कर पाया, कोशिश और करते हैं कि प्रॉपर वे के अंदर उसको अरेंज करना। ठीक है ना, देखते हैं किस प्रकार से। वापस सर इसी प्रश्न को हम लोग बात करने वाले हैं, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हुए 1 माइनस ओमेगा की घात 4 प्लस ओमेगा की घात 5, 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं ओमेगा की घात 4 माइनस ओमेगा की घात 5। यानी इस प्रकार से देखिए भाई, कुल मिला के प्रश्न इस फॉर्मेट के अंदर अगर है तो एग्जैक्टली आपका वही है सर। बड़ी घातों को आपको छोटी घात के अंदर कन्वर्ट करने की बात करूंगा, तो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस या 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, बड़ी घातों को छोटी घात में कन्वर्ट करने पर 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर पहला और तीसरा ये आइडेंटिकल है, और दूसरा और चौथा ये आपका आइडेंटिकल है, तो इनको वर्ग की स्थिति में लिख देते हैं 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस के पद अलग कर लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होल स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान
माइनस ओमेगा होल स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ये पोजीशन हमारी बन रही है -2 ओमेगा होल स्क्वायर, आगे भी बन रही है -2 ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। चलिए सर, इसको अगर हम बात करें गुणा करना या खोलना, जैसी भी स्थिति आपको लगती है, तो ये परिणाम आपका बन रहा है 4 ओमेगा स्क्वायर और आगे बन रहा है 4 ओमेगा की घात 4। सही है, माइनस का स्क्वायर प्लस होते हुए 2 का स्क्वायर 4 हो गया ओमेगा स्क्वायर, और इसी क्रम में 4 ओमेगा घात 4 गुणा करने पर ये हो गया 16 ओमेगा की घात 6। 2 और 4 घातें जुड़ती हुई 6 हो गई, और ओमेगा घात 6 1 के बराबर है, तो 16 गुणा 1 बराबर, हमारे प्रश्न का उत्तर क्या रहा, 16 के बराबर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न कुछ पूछे जा सकते हैं आपको। देखिए, एक प्रश्न और डिस्कस करने की बात करूंगा मैं आपसे। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न है, अगर आपको आ गया तो आप उसको करने का प्रयास करें। ए प्लस बी, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, यह किसके बराबर है? ठीक है ना। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना चाहिए हमें। और 4 ऑप्शन के अंदर मोस्टली मैं समझता हूँ इसका जो आंसर आना चाहिए वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में अपना परिणाम आना चाहिए। देखते हैं आता है या नहीं आता है, किस प्रकार से इसको हल करना है। तो इसके अंदर जो ओमेगा का पद नहीं है ना, वो कोष्टक तो एज इट इज रखते हुए जो ओमेगा के पद वाले कोष्टक हैं इनको हम आपस में गुणा करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें ओमेगा नहीं है उसको अलग कर दिया और बाकी को गुणा करने की बात। तो देखिए, पहले का पहले से गुणा करने पर ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस अगेन ए बी ओमेगा की घात 4 प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, यानी पहले कोष्टक को छेड़छाड़ नहीं की, दूसरे और तीसरे कोष्टक का हमने जैसा गुणा करते हैं उस प्रकार से गुणा कर लिया। यहां देखिए पोजीशन हमारी क्या बन रही है सर, ए प्लस बी बन गया, ओमेगा क्यूब का मान 1 हो गया, दूसरे और तीसरे पद में से हमारा ए बी कॉमन हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर, और यहां ओमेगा घात 4, ओमेगा घात 4 का मतलब किससे हो गया सर, ओमेगा से, क्योंकि जब घात 3 का भाग देंगे तो एक शेष रहेगा, इसको हम ओमेगा लिख सकते हैं, और बी स्क्वायर अगेन ओमेगा क्यूब का मान 1 हो गया। अब मुझे बताइए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर हुआ। ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी गुणा -1 प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और जब इसको देखते हैं गुणा करते हैं तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बहुत प्यारा सा प्रश्न है, और इसको जो है बहुत अच्छे से आपको सोचना है, समझना है, प्रश्न है ना, परीक्षा में जाने से पहले। चलिए सर आगे बढ़ता हूँ मैं, एक और अच्छे से प्यारे से प्रश्न की बात मैं कर लेता हूँ। भाई इसको थोड़ा सा मुझे अरेंज करना पड़ेगा। देखिए किस प्रकार से बात होगी हमारी, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, एक तो ये हो गया आपका, प्लस में ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर क्या पोजीशन बना है सर, यहाँ b प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर है, एक बहुत प्यारा सा प्रश्न है, इसको हमको कोशिश करनी है सर। देखिए किस प्रकार से आप करने वाले हैं सर, उसको विशेष रूप से आपको सोचना है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, और एनडीए की परीक्षा में हमारा ये प्रश्न पूछा भी गया है ना, एनडीए का एग्जाम। और चूंकि देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर एनडीए के अंदर भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है, यूपी में भी है, ठीक है ना, एमपी की परीक्षाओं में टीजीटी पीजीटी सारे सिलेबस का ये पार्ट है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे आप करने वाले हैं। अब इसके अंदर आपको केवल एक ही चीज करनी है भाई, ऊपर और नीचे जो अंश और हर जो है, अगर एलसीएम लेकर के सॉल्व किया तो फंस जाएंगे सर हम। अगर आप देखोगे इसका एलसीएम ले लेता हूं, इसको लसा पर लेकर के हल कर लेंगे, मर जाएंगे, फंस जाएंगे, नहीं कर पाएंगे।
आपको केवल ये करना है कि ऊपर और नीचे एक जैसी सिचुएशन के अंदर इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऊपर नीचे एक जैसे पद बन जाएंगे तो हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। देखिए सर, यहां पर नीचे सी अकेला है, समझ गए। अब सी अकेला है तो सी को अकेला करने के लिए क्या करूंगा मैं, यहां पर भाई इधर से ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर दूंगा। देखिए हर में सी अकेला है और यहां पर सी के साथ में ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर को हम लोग क्या करने वाले हैं सर, कॉमन निकालने वाले हैं। इसको आप ध्यान देना, जबरदस्ती कॉमन निकालते हैं। ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, स्टार मार्क है, इस प्रश्न की विशेष बात है। जैसे ही ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया तो ये क्या रहा सर, ए बटा ओमेगा स्क्वायर। यहां से ओमेगा स्क्वायर कॉमन करने पर एक ओमेगा तो चला गया, एक ओमेगा भी बचा हुआ है, प्लस सी अपॉन में सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। वापस से यही काम यहां पर करने वाले हैं। यहां देखिए बी अकेला है तो बी को अकेला बनाना है और बी के साथ में यहां ओमेगा है, तो मैं यहां से जबरदस्ती क्या करूंगा, ओमेगा को बाहर कॉमन ले लूंगा, और कॉमन लेने का मतलब भाग देना है। और जैसे ही मैंने यहां से ओमेगा कॉमन किया तो ओमेगा का भाग देना है, तो ए बटा ओमेगा, ओमेगा का भाग देने पर बी हो गया और ओमेगा का भाग देने पर सी ओमेगा हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में आई होगी, और ये इस प्रश्न की जान है, समझ लो आत्मा है। ऊपर नीचे के पद को एक जैसा बनाना, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो उलझ जाएंगे, नहीं होगा। चलिए अब आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है। और ओमेगा क्यूब का मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का गुणा 1 के बराबर है, ऐसा ही होगा ना, ओमेगा क्यूब ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब मैं अगर यहां से ऐसा करता हूं कि भी ओमेगा का पक्षांतर करता हूं तो 1 बाय ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और 1 बाय ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के बराबर होगा, क्योंकि वज्र गुणा करने पर आ क्या रहा है सर, वापस ओमेगा क्यूब बराबर 1 आ रहा है। तो 1 अपॉन ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर और 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा के बराबर लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्या पोजीशन बनती है ओमेगा स्क्वायर। 1 बाय ओमेगा स्क्वायर को हम ओमेगा लिखेंगे तो ए ओमेगा, 1 बाय ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर लिखते हुए प्लस सी अपॉन में सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहां से ओमेगा, इधर 1 बाय ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर करते हुए प्लस बी और सी ओमेगा अपॉन में बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। और जैसे ही हमने ये है ना टेक्निक का यूज किया, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लिया, तो ये अंश और हर एक जैसे बन गए। देखो सी ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो बी सी ओमेगा ए ओमेगा स्क्वायर ये आपका एक जैसा है, कैंसिल हो जाएगा। तो पोजीशन हमारी क्या बनी है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या होगा, -1 के बराबर हो जाएगा। तो बहुत प्यारा सा प्रश्न है, इसको जरूर जरूर हम लोग करें। कोई जरूर नहीं कि एग्जैक्टली इस प्रकार का, लेकिन इस प्रकार की स्थिति हमारी और भी बनाई जा सकती है। एबीसी के अंदर 3 4 5 नंबर दे दे आपको, ठीक है ना, या FGH की स्थिति बना दे, PQR की स्थिति बना दे, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए एक प्रश्न के बारे में और डिस्कस करते हैं। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न ऐसा आ गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की घात 4 ओमेगा की घात 5, और ऐसा करते हुए ओमेगा की घात 99 या पूरा 100 कर लेते हैं, ओमेगा की घात 100, यह किसके बराबर है। अब आपकी जानकारी में जैसा हमने इस प्रकार का प्रश्न आयोटा के लिए भी हल किया था, उसी प्रकार से जब मैंने कहा कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है, यानी कि अगर मैं ऐसा कहता हूं ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब ये भी 0 हो जाएगा। अगर आगे बढ़ता हूं, ओमेगा की घात 17 ओमेगा की घात 18 ओमेगा की घात 19 आप चेक कर सकते हैं, ये भी 0 होगा। यानी ओमेगा की लगातार आने वाली 3 पद, 3 घात वाले समूह, जो 3 पद आपके बनेंगे उनका योग हमेशा 0 के बराबर होगा। तब आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि भाई हमारा जो प्रश्न है कुल 101 पदों की बात करता है, कुल 101 पद होंगे, सही है, क्योंकि ओमेगा घात 100 यानी 100 घात यहां से स्टार्ट हो रहा है। जब ओमेगा की घात 1 है तो यहां से 1 2 3 करते 100 और एक अलग से, यानी 101 पद है। इसमें से लगातार आने वाले 3 पदों का समूह आपका 0 परिणाम देने वाला है। अब 3 का जब भाग देंगे तो 99 समूह बन जाएंगे, सॉरी 33 समूह 99 पद होंगे, 2 पद बच जाएंगे ना। तो मैं यहां पर ऐसा करूंगा कि 2 पद प्लस 3
पदों के 33 समूह हैं, इसको ध्यान दीजिए। और ये जो दो पद बचेंगे, ये कौन से दो पद रहेंगे? ये निश्चित है प्रथम दो पद होंगे, और या फिर अंतिम दो पद बचने वाले हैं, क्योंकि 3-3 के 33 समूह, आप अगर पहले से 3 पदों के समूह बनाओगे तो आखिरी के 2 पद बच जाएंगे, और अगर आखिरी से 3-3 के समूह बनाओगे तो पहले के 2 पद बच जाएंगे। तो 2 पद और 33 समूह बनेंगे, 3-3 पदों के 33 या 99। और ये जो समूह है, इसका परिणाम तो आपका क्या आएगा सर? 0 आएगा। ये 0 के बराबर होगा। तो चलिए सर, हमारा आंसर क्या है भाई? या तो मैं पहले 2 पद बचा दूं या फिर अंतिम 2 पद बचा दूं। तो देखिए, हम यहां पर पहले 2 पद बचाते हुए अपना आंसर 1 प्लस ओमेगा के बराबर रहा। और अगर आखिरी के 2 पद बचाएंगे तो ओमेगा की घात 99 और ओमेगा घात 100 रहेगा। 99 में 3 का भाग पूरा जाने पर परिणाम फिर से वही बनेगा सर 1, और ओमेगा घात 100 में 3 का भाग जाने पर शेष 1 रहने पर ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा हमारे प्रश्न का आंसर रहेगा। तो चलिए सर, आज की क्लास के अंदर हम लोग इतनी बात करने वाले हैं। मोटे तौर पर हमने 3 प्रकार के अलग अलग स्थितियों की बात कर ली है ना। समिश्र संख्याओं का वर्गमूल कर लिया, समिश्र संख्याओं का घनमूल कर लिया, पूर्णांक के ऊपर और ध्रुवीय रूप के ऊपर आधारित प्रश्न भी हम लोगों ने आज की इस क्लास में डिस्कस कर लिए। चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।